हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 12 सितंबर 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एज वेल एज जो दूसरे स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन हमारे आने वाले हैं उनके लिए। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, प्रीलिम्स में आप किस तरीके के एमसीक्यूज यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड मेंस में अगर आंसर राइटिंग में कहीं पर अगर आपको इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है। GS1, GS2, GS3 कौन से पेपर में इस डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सारी बातों को भी हम लोग करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, ये भी बिगिन शुरू करते हैं 12 सितंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चले देखते हैं सर। तो जो पहली न्यूज है जिसके बारे में हमें आज बात करनी है वो है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको शॉर्ट में ERCP भी बोला जाता है। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है क्या, उसके बाद में फिर ये न्यूज में क्यों है उस पर डिस्कशन करेंगे, एंड देन फिर किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। Eastern Rajasthan Canal Project has been planned to meet the drinking and industrial water needs of southern and southeastern Rajasthan for humans and livestock till 2051. Proposes to It proposes to provide drinking water to 13 districts of Rajasthan. मतलब ये कि ये जो ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है इसको प्लान किया गया है ताकि राजस्थान का जो सदर्न इलाका है और साउथ ईस्टर्न इलाका है वहां पर कम से कम 2051 तक जितने भी मनुष्य और जो भी आपके पशु पक्षी मवेशी वगैरह रहेंगे उन सब लोगों के लिए जो पीने की पानी की व्यवस्था है, प्लस इसके अलावा जो दूसरे जरूरतों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, चाहे एग्रीकल्चर हो गया, चाहे किसी इंडस्ट्री को अगर आपने वहां पे लगाया है और उसके लिए पानी की जरूरत पड़ रही है, तो इन सारी पानी की जरूरतों को पूरा करें। ये सारी की सारी जो पानी की जरूरतें हैं कम से कम 2051 तक वो पूरी होती रहे, उसमें किसी तरीके की कोई समस्या ना आए, इसके लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट बनाया गया। तो ध्यान रखना है जब भी अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट क्या काम करता है, अब ईस्टर्न वर्ड सुन के अपने को लगेगा कि भाई ये जो राजस्थान का ईस्टर्न इलाका है उसकी बात की जा रही है, मगर उस ईस्टर्न पोर्शन में भी ईस्टर्न पोर्शन स्पेसिफिक नहीं है, सदर्न और साउथ ईस्टर्न राजस्थान जो इलाका पड़ता है वहां पर ड्रिंकिंग वाटर ह्यूमंस एज वेल एज आपकी जो भी एनिमल्स हैं उन सबके लिए ड्रिंकिंग वाटर नीड्स प्लस इंडस्ट्रियल लेवल पर पानी जो है जितनी भी जरूरत पड़ती है कम से कम 2051 तक उसकी जरूरतें वो सारी नीड्स वगैरह पूरी होती रहें, उसके लिए प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया। जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, ये ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट जिस दिन पूरी तरीके से फंक्शनिंग हो जाएगा, तब इस पूरे क्षेत्र में सदर्न राजस्थान और साउथ ईस्टर्न राजस्थान का कि 13 जिलों को पानी की जो पीने के पानी को जो है की आपूर्ति ये किया करेगा, या फिर इन 13 जिलों में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई यहां से की जाएगी। और आज की तारीख में जो गर्मी का मौसम आते आते पानी की किल्लत होने लगती है, राजस्थान में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वो प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं काफी हद तक दूर हो जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स एटलीस्ट जो है आपकी पूरी होंगी, उसके लिए कोई खास मारामारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है, ये इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया। अब ये ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे होगा थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। तो इनका कहना यह है कि भाई वी विल हार्वेस्ट सरप्लस वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग रेनी सीजन्स इन रिवर्स इन सदर्न राजस्थान एंड यूज इन साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स वेयर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। मतलब इनका यह है कहने का कि भाई जो राजस्थान का सदर्न इलाका पड़ता है, साउथ का जो सदर्न राजस्थान पड़ता है जिसमें कोटा आता है, झालावाड़ आता है और ये सारा क्षेत्र बूंदी वगैरह का जो पूरा क्षेत्र आ जाता है, यहां पर बारिश के वक्त में अच्छी बारिश होती है मानसून की जब हम बात करें, तो बाकी जो राजस्थान है, जो वेस्टर्न राजस्थान का इलाका है, उसके कंपैरिजन में या फिर बाकी जो रेस्ट ऑफ द राजस्थान है उसके कंपैरिजन में सदर्न राजस्थान में ज्यादा बारिश होती है। इसके चलते यहाँ की जो नदियां हैं मानसून के वक्त में उनमें जो पानी है वो सरप्लस में आ जाता है, जितनी जरूरत या जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब सदर्न राजस्थान की जो ये रिवर्स हैं जिसमें मॉनसून के वक्त में ये सरप्लस पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इनका कहना यह है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट की मदद से ये सरप्लस पानी को उठाकर हम लोग सप्लाई करेंगे साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे पानी की किल्लत बनी रहती है, चाहे ड्रिंकिंग की बात की जाए चाहे इरिगेशन की बात की जाए, दोनों चीजों के लिए। तो क्या किया जा रहा है, सदर्न राजस्थान में साउथ राजस्थान में बारिश के मौसम में जितनी भी नदियां बहती हैं, क्योंकि मानसून यहां पे अच्छा बरसता है, बढ़िया पानी आता है, तो सरप्लस पानी यहां पर जो इकट्ठा हो जा रहा है, यहां का जो सरप्लस पानी है
इस सरप्लस पानी को उठा के साउथ ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर दिक्कत रहती है, जहां पे किल्लत रहती है, वहां पर सप्लाई किया जाएगा। क्योंकि यहां पे पानी सरप्लस है, तो यहां से अगर निकाल भी लेते हैं तो यहां पे कमी पड़ देने वाली, और यहां पे बहुत ज्यादा कमी है, तो वो एक्स्ट्रा पानी अगर यहां आ जाएगा तो इन लोगों की भी जरूरत पूरी हो जाएगी और यहां पे कोई दिक्कत या कोई किल्लत बनने नहीं वाली। ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर इस पूरे के पूरे प्लान को बनाया गया। अब इसके लिए किया यह जा रहा है कि 3 नदियां बहती हैं सदर्न राजस्थान में, जिनका नाम है पार्वती, काली सिंध और चंबल। इन तीनों नदियों को आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। अब जब इन तीनों नदियों को आपस में इंटरलिंक कर लिया जाएगा, उसके बाद में ये जो सरप्लस पानी है, इसको फिर जिस भी तरफ आप सप्लाई करना चाहते हो वहां पर फिर लेकर जाया जा सकता है, नहर वगैरह काट कर, या जो भी आपकी कैनल्स वगैरह बनाओगे उसकी मदद से, बैराजेस वगैरह की मदद से पानी सप्लाई किया जा सकता है। मगर इन 3 नदियों को जोड़ना जो है उसके लिए जरूरी है। तो ये हो गया ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का पूरा जो भी अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये न्यूज में क्यों है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। तो समाचार यह है कि जो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने केंद्र सरकार से डिमांड करी है या मांग रखी है कि भाई ये जो ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है, आप इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दीजिए। अभी तो हम लोग राज्य के लेवल पर इसका काम करवा रहे हैं, बट आप एक काम करें, आप इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दीजिए। अब सवाल उठता है कि नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस क्यों मांगा जा रहा है। ये वाई के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मांग के आपको क्या मिल जाएगा, ऐसी क्या तोप चल जाएगी नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिल जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार अगर नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर देती है, या फिर अगर किसी प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार नेशनल स्टेटस दे देती है, नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दे देती है, ऐसी कंडीशन में उस प्रोजेक्ट को बनाने में जितना भी पैसा लगेगा उसकी 90% फंडिंग केंद्र सरकार करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक प्रोजेक्ट है जो अभी शुरू नहीं हुआ, एक जगह पे लेट से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, अपन उसको नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट नंबर पी। अब ये प्रोजेक्ट अभी बनना शुरू नहीं हुआ, इसकी एक ईंट नहीं रखी गई, इसका एक गड्ढा नहीं खुदा, और उसके पहले अगर केंद्र सरकार ने इसको नेशनल स्टेटस दे दिया या फिर नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया, ऐसी परिस्थिति में ये प्रोजेक्ट बनाने में अब जितना खर्चा आएगा, उस खर्चे का 90% केंद्र सरकार की जेब से दिया जाएगा। यानी कि अगर इस प्रोजेक्ट को बनाने में 100 रुपए लगते हैं, तो 100 रुपए में से 90 रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको बनाने के लिए आएंगे। सपोज कर लीजिए कि आपने इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ आप सपोज कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको आपने बनाना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ आपने एप्लीकेशन डाल दी केंद्र सरकार के पास में कि भैया इसको नेशनल स्टेटस दे दो। बात को समझिएगा, प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है, अभी तक इसको नेशनल स्टेटस नहीं मिला है, मगर आपने एप्लीकेशन डाल दी है कि भाई इसको जो है आप आपने जो है एप्लीकेशन डाल दी है कि इसको आप नेशनल स्टेटस दे दीजिए, बाकी हमने बनाना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा बहुत इसका काम हो गया, केंद्र सरकार ने इसके ऊपर विचार किया और अल्टीमेटली इसको नेशनल स्टेटस दे दिया गया। तो जिस दिन इसको नेशनल स्टेटस दिया जाएगा, प्रोजेक्ट अगर शुरू हो गया है तो जिस दिन इसको नेशनल स्टेटस दिया जाएगा, उस दिन के बाद से जितना भी रिमेनिंग प्रोजेक्ट है उसका जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो याद रखनी है ये बात अपने को कि नेशनल स्टेटस देने से क्या होता है, नेशनल स्टेटस की क्या कहानी है, हमको ध्यान रखना है। अगर कोई प्रोजेक्ट है जो अभी शुरू नहीं हुआ है, यट टू स्टार्ट, याद रखिएगा, एक प्रोजेक्ट है जो यट टू स्टार्ट है, अभी शुरू नहीं हुआ है, और उसके पहले ही उसको नेशनल स्टेटस का दर्जा मिल गया, तो इसको बनाने में जो भी टोटल कॉस्ट आएगा उसको अपन लोग टीसी लिख देते हैं। इस टोटल कॉस्ट का 90% विल बी गिवन बाय सेंटर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कहानी है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू किया बनाना, उस पर आपने काम जो है वो शुरू कर दिया, जिस दिन आपने काम शुरू किया था या जब आपने इस पे काम करना शुरू किया, तब तक इसको नेशनल स्टेटस का, नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस नहीं मिला, या फिर इसको नेशनल स्टेटस नहीं दिया गया इस प्रोजेक्ट को। मगर आपने एप्लीकेशन लगा दी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कि भैया हमको नेशनल स्टेटस दे दो, होते होते 2-3 महीने निकल गए और उसमें कुछ काम धंधा हो गया, इस प्रोजेक्ट में आपने कुछ काम कर लिया, और 2-3 महीने बाद, 1 साल बाद, आधा साल बाद, जितना भी वक्त है, उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया आपकी बात और इसको नेशनल स्टेटस का जो स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया, तो जिस दिन ये स्टेटस इस प्रोजेक्ट को ग्रांट हुआ है, उस दिन के बाद का जितना भी खर्चा आएगा इस स्टेटस को बनाने में, वो सारा का सारा कौन देगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो फिर रेस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है वो आपका सेंटर करेगा।
रेस्ट ऑफ द स्टेटस जो एक्सपेंडिचर है वो फिर सेंटर करेगा। तो अपने को याद रखना है, नेशनल प्रोजेक्ट जब भी किसी को दिया जाता है, अगर आपने शुरू करने के पहले ही दे दिया तो या फिर अगर प्रोसेस के वक्त में भी अगर आपने जैसे जो है इसको दे दिया, तो या तो केंद्र उसका 90% पैसा देता है उस पूरे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, या फिर जितना भी जिस दिन आपको नेशनल स्टेटस दिया गया उसके बाद में जो भी रेस्ट ऑफ द पैसा है वो सारा का सारा आपको सेंट्रल के द्वारा दिया जाता है। अब अगर राजस्थान का ये जो ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है ये शुरू हो चुका है बनना, पूरा नहीं हुआ मगर बनना शुरू हो गया। कल को अगर इसको सेंटर के द्वारा अगर आपको ये स्टेटस दे दिया जाता है, नेशनल स्टेटस अगर दे दिया जाता है, तो उसके बाद में होगा ये कि जितना भी प्रोजेक्ट बचा हुआ है उसका असेसमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना असेसमेंट करवाएगी, जो भी खर्चा होगा उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पूरा पैसा वगैरह सारा जो आर्थिक भार आने वाला है, जो भी आपके ऊपर इकोनॉमिक स्ट्रेस पड़ेगा, उसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, अपने फंड से वो सारा पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसके चलते ये ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट अभी न्यूज में बना हुआ है। अब ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के ऊपर जो सवाल बन सकते हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यूपीएससी में यही आ सकता है कि भाई ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट जो है वो जो न्यूज में काफी वक्त से है, इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स या फिर इस प्रोजेक्ट के एम्स क्या हैं, आप ये बताइए। तो हमको याद रखना है इसके ऑब्जेक्टिव्स या एम क्या है। अगर ये लिखा हुआ आ गया कि सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात की गई है तो वो भी बात पूरी तरह सच नहीं है, और ये लिखा हुआ आ गया कि इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है तो वो भी बात पूरी सच नहीं है। हम ये प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा 2051 तक साउथ ईस्टर्न और सदर्न राजस्थान में रहने वाले लोगों जानवरों के ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा काम ये हो सकता है कि स्टेटमेंट जिसका तस सही सही दे दिया जाए मगर 2051 को 3051 कर दिया, 2051 को 2151 कर दिया जाए, या फिर 2051 को 61 कर दिया जाए, 2061 लिख दें, 2061 की जगह 2041 लिख दें। इस तरीके से नंबर में छेड़खानी की जा सकती है। तो अपने को तारीख भी, अपने को ये जो साल है याद रखना है क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ईस्टर्न राजस्थान जो ये प्रोजेक्ट है इसकी मदद से राजस्थान के कितने जिलों को जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा। तो ये भी अपने को याद रखना है 13 जिलों को। यहाँ पे हो सकता है 13 की जगह 23 लिख दिया जाए, हो सकता है 13 की जगह 10 लिख दिया जाए। इस तरीके से नंबर के साथ में फजिंग कर कर स्टेटमेंट सही गलत किए जा सकते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर पर ध्यान रखना है। तीसरा ये बन सकता है कि भाई ईस्टर्न राजस्थान का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कर क्या रहा है, इसमें आप ये जो ड्रिंकिंग वाटर और बाकी सारी चीजों के लिए पानी इकट्ठा करोगे कहां से कहां लेकर जाओगे। तो भी ये भी याद रखना है कि एक जगह का सरप्लस पानी जो है दूसरी जगह सप्लाई हो रहा है। अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि एक नदी का पानी दूसरी नदी में डाल रहे हैं, वो वाली बात पूरी तरह सच नहीं है। रेनी सीजन में जो पानी इकट्ठा होकर सरप्लस है उस सरप्लस वाटर को जो है सप्लाई किया जा रहा है। ये नदी में जो नॉर्मल जितना फ्लो हो रहा है उसका पानी उठा के कहीं से कहीं नहीं लेकर जा रहे हैं। जो सरप्लस वाटर है जो सिर्फ आपको मानसून में देखने को मिलता है वो एक्स्ट्रा पानी उठाकर जो है सप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से बनता है या जो बनना चाहिए कि इसमें कितनी नदियों को आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। अब यहाँ पे 3 नदियां हैं जो आपस में इंटरलिंक हो रही हैं, पार्वती, काली सिंध और चंबल। हो सकता है वो आपको छेड़ने के लिए इसमें लूनी नदी का नाम भी डाल दें या फिर इसमें किसी और नदी का नाम डाल दें। तो हमें याद रखना है कि कितनी नदियां जो है वो आपस में इंटरलिंक की जा रही हैं, पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन 3 नदियों की इंटरलिंकिंग हो रही है। इसके अलावा किसी और नदी की इंटरलिंकिंग नहीं की जा रही। बाकी नहर बनाई जाएंगी, नहरें काटी जाएंगी, बैराजेस बनाए जाएंगे, वो सब चीजें होंगी, मगर हाल फिलहाल तक सिर्फ इन 3 नदियों की इंटरलिंकिंग की बात की गई है। इतने क्वेश्चन यहां से बनते हैं और ये आएगा तो प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस में इसकी संभावना आने की नहीं है। चले, तो ये न्यूज हो गई, आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट अपन ने देख लिया, अब बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया कि आपका ये नेशनल स्टेटस अगर किसी प्रोजेक्ट को मिलता है तो क्या होती है कहानी। इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस का दर्जा दिया है तो उसका क्या मायने होते हैं, उसके क्या मतलब होते हैं। 2 मतलब बनते हैं, वो भी अपन लोगों ने देख लिए हैं। या तो 90% पैसा देती है केंद्र सरकार, या फिर जिस दिन आपका स्टेटस ग्रांट किया उसके बाद का रेस्ट ऑफ जितना भी खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाती है। चले, ये न्यूज पूरी हो गई, इसमें से जितने क्वेश्चन बन सकते थे देख लिए। अब इसके बाद वाली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। खबर यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है IISc, इसने एक नया तरीका डेवलप किया है जिसकी मदद से पोटेंशियल जो आपका कैंसर होता है उसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है एंड उनको मारा भी जा सकता है। IISc has developed a new approach to potential detect and kill
कैंसर सेल्स, यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं पर इस तरीके के सेल्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं कि आगे जाके वो कैंसर बनेगा, तो एक तो उसको डिटेक्ट करने का, और इसके पहले कि वो कैंसर बन सके उसके पहले ही उसे मार देने का एक नया या फिर एक नोवल अप्रोच जो है उसको डेवलप किया गया है आईआईएससी या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। अगर ये पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है तो ये कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसको, उस पूरी की पूरी जो आपकी कैंसर को रिलेटेड जो लड़ाई है उसमें एक बहुत पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी साबित होने वाली है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए ये होगी कि हिंदुस्तानियों ने जो है अल्टीमेटली इस टेक्निक को खोजा है। तो इसमें इन्होंने किया यह है, साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर सल्फाइड विच कैन किल कैंसर यूजिंग हीट एंड इनेबल देयर डिटेक्शन यूजिंग साउंड वेव। तो आपने क्या किया है, नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं। किस चीज के नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं, गोल्ड के और कॉपर सल्फाइड को मिलाकर एक नैनो पार्टिकल्स को बनाया गया है। इनकी खासियत यह है कि ये हीट का इस्तेमाल करते हैं, ये नैनो पार्टिकल्स हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर कर उन कैंसर सेल्स को मार सकते हैं जो आगे जाकर कैंसर कैंसर बनेंगे। अभी या तो पोटेंशियल वो डेवलप हो रहे हैं और आगे जाके वो कैंसर बन सकते हैं, या फिर अगर कैंसर सेल बन भी गए तो भी उनको जाके वो हीट का इस्तेमाल कर कर मार सकते हैं। और डिटेक्शन का सवाल जहां तक उठता है कि यार ये जो फलाना फलाना सेल है ये आगे जाके कैंसर बनेगा या नहीं बनेगा, उस चीज को डिटेक्शन के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। वहां पर ये साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से ये आपको डिटेक्ट कर कर बताते हैं कि ये जो पोटेंशियल सेल्स हैं आपके, ये आगे जाके कैंसर सेल बनेंगे या नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या किया गया है यहां पर गोल्ड गोल्ड प्लस कॉपर सल्फाइड, इन दोनों का इस्तेमाल कर कर इनको जोड़ा गया, इनको मिलाया गया साथ में और इनकी मदद से बनाए गए नैनो पार्टिकल्स। अब ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं इनकी खासियत क्या है, अगर कैंसर सेल को मारना है तो ये वो भी कर सकते हैं, कैंसर सेल को अगर मारना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर उसका डिटेक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसका जवाब यह है कि हीट एनर्जी का ये इस्तेमाल करेंगे, हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। और हीट एनर्जी के इस्तेमाल की मदद से ये कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं, मगर हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर कर वो जो भी सेल है उसको खत्म कर देंगे, उसको मार देंगे और वो कैंसर नहीं बन पाएगा। और या फिर अगर बन गया है कैंसर तो उसको वहीं के वहीं खत्म कर देंगे, उसको आगे बढ़ने से रोक देंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा जो ये काम करेंगे, अगर लेट से अभी आपको पक्का नहीं पता कि सामने वाले को कैंसर है या नहीं, अगर पक्का पता चल गया कि कैंसर है और डिटेक्ट हो गया कि फलानी फलानी जगह पे कैंसर की जो है सेल्स या तो बन गए हैं या फिर कैंसर की गठाने पड़ना शुरू हो गई हैं, तब तो आप इसका इस्तेमाल करके हीट एनर्जी की मदद से इनको मार दो। अगर आपको भी पक्का नहीं पता कि कैंसर बना है कि नहीं बना, आपको भी शंका है, आप डिटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर इन्हीं पार्टिकल्स का इस्तेमाल करो, अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं पार्टिकल्स का इस्तेमाल करो और ये साउंड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये साउंड का इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से डिटेक्ट कर लेंगे, ये साउंड का इस्तेमाल कर कर उसकी मदद से इस पर्टिकुलर चीज को डिटेक्ट कर लेंगे और कंफर्म आपको बता देंगे कि सामने वाले को कैंसर है या नहीं है, या फिर ये जो पर्टिकुलर सेल है जिसके ऊपर आपने भी डिटेक्शन की पूरी प्रक्रिया लगाई थी, इसके चलते आगे कैंसर, ये जो सेल्स हैं ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैंसर सेल में, या नहीं हो सकते। अब देखिए होता क्या है, अपन ने देख लिया कि साउंड वेव का इस्तेमाल करके डिटेक्शन हो जाएगा और हीट वेव का इस्तेमाल या हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर कर आप मार दोगे, बट करोगे कैसे? उसका जवाब यह है कि जब भी आप इन पार्टिकल्स के ऊपर लाइट को शाइन करोगे, ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं जो आपने गोल्ड प्लस कैल्शियम सल्फाइड की मदद से बनाए हैं, जब भी आप इनके ऊपर लाइट को शाइन करते हो, जब भी इनके ऊपर रोशनी को गिराया जाता है, तो ये उसमें से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर यूं बोलूं कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब कर कर उससे हीट जनरेट करना शुरू करते हैं। अब ये जो हीट जनरेट होगी, इस हीट की मदद से आप कैंसर सेल्स को मारोगे। किया ये जाएगा कि आपको, आपने पहले डिटेक्ट कर लिया कि इस आदमी को कैंसर है और यहाँ पे इसके कैंसर सेल्स हैं जो अभी फैल रहे हैं, तो आप वो नैनो पार्टिकल्स वहां पर रख दोगे या फिर वो नैनो पार्टिकल्स वहां पर आप ले जाके उन सेल्स के ऊपर चिपका दोगे। अब ये करने के बाद में आप उसके ऊपर लाइट गिराओगे, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी खासी रेडिएशन की लाइट जो है आप उसके ऊपर गिराओगे। अब ये जो लाइट आप गिरा रहे हो, कैंसर सेल को तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मगर ये जो नैनो पार्टिकल उसके ऊपर चिपके हुए हैं वो सारी की सारी उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसकी मदद से हीट एनर्जी जनरेट करना शुरू करेंगे। अब ये जो हीट एनर्जी जनरेट होगी नैनो पार्टिकल के द्वारा, नैनो पार्टिकल क्योंकि चिपका हुआ है आपका कैंसर सेल पे, तो फिर वो कैंसर सेल को जो है उस हीट एनर्जी की मदद से मार देगा। इस तरीके
से आप जो है कैंसर सेल को फैलने से रोकोगे, कैंसर को अपनी बॉडी में फैलने से रोकोगे और उसको वक्त से पहले खत्म कर दोगे। आज की तारीख में जितनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं कैंसर के इलाज के लिए, उन सब की अपेक्षा ये जो कंसेप्ट है या फिर जो थ्योरी है, ये गजब की इफेक्टिव है। ना आपको फिर उस तरीके की रेडिएशन से गुजरना पड़ेगा, ना वो बाल झड़ेंगे, 10 तरीके की जो कीमोथेरेपी होती है वो सारी चीजों से आप बच जाओगे अगर ये चीज एकदम प्रैक्टिकली सही तरीके से फिजिबल हो जाती है। अभी इसकी थ्योरी जो है वो पूरी सही जो है साबित हुई है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस भी सही साबित हुए हैं, मगर अब प्रैक्टिकल जब इसके टेस्टिंग शुरू होती है तब देखा जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं। मगर थ्योरी या फिर जो लॉजिक है वो कुछ इसी तरीके से है और इस पर्टिकुलर बेसिस पर ये काम करेगा। करेंटली वी नीड सीटी एंड एमआरआई स्कैन्स टू डिसाइफर इमेजेस ऑफ कैंसर सेल। आज की तारीख में हम अगर हमको ये पता करना है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे ये जो सेल है वो कैंसर सेल है या नहीं है, या फिर ये आगे कैंसर सेल बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो उसके लिए आज की तारीख में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीटी स्कैन का या एमआरआई का। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या सीटी का होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको सीटी स्कैन भी बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको एमआरआई भी बोला जाता है, एमआरआई स्कैन बोलते हैं, इनकी मदद से आज की तारीख में हम लोगों को जो इमेजेस मिलती हैं कैंसर सेल की, उनको फिर हम लोग देखते हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कैंसर है या नहीं, और अगर ये कैंसर है तो फिर किस खतरनाक लेवल का कैंसर है, स्टेज 1 पे है, स्टेज 2 पर है, या कौन सी स्टेज पर है। बट फोटो एकॉस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल्स अलाउ देम टू एब्जॉर्ब लाइट एंड जनरेट अल्ट्रासाउंड वेव्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर सेल्स विद हाई कॉन्ट्रास्ट वंस द पार्टिकल्स रीच देम। तो यहां पर अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस करते हो, सीटी स्कैन के थ्रू करो या एमआरआई के थ्रू करो, जो आपको इमेजेस मिलती हैं वो कुछ इस तरीके की मिलती हैं। देखो इस तरीके से आपको जो है इमेज देखने को मिलेगी। अब यहां पर ये जो लाल कलर से दिख रहा है तो इससे समझ में आ गया कि इस स्कैन में कि भाई यहां पे कैंसर सेल है। इसी तरह से यहां पर जब अपन ने इसका स्कैन किया तो ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन यहां दिख गया कि ये कैंसर सेल है। बाकी जगहों पे कैंसर सेल है मगर ये भी खतरनाक स्टेजेस में नहीं पहुंचा है। ये करने के लिए इन फैंसी मशीनों का इस्तेमाल करना है। एमआरआई के लिए इतनी खतरनाक मशीन लगा रखी है, सीटी स्कैन के लिए ऐसी मशीन लगा रखी है। इसकी जगह पर अगर ये नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल शुरू हो जाए तो क्योंकि इसमें फोटो एकॉस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर उसके मदद से जो है हीट जनरेट कर रहे हैं और उस हीट से फिर को जो है कई सारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके चलते होता यह है कि नैनो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को और अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करते हैं। एक तो यह है कि हीट एनर्जी जनरेट करेंगे और उसकी मदद से वो खत्म ही कर देंगे सेल को। दूसरा यह है कि फोटो एकॉस्टिक प्रॉपर्टी के चलते आपने इसके ऊपर लाइट जैसे ही गिराई तो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट जनरेशन के साथ साथ ये अल्ट्रासाउंड वेव्स भी जनरेट करते हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स को फिर आप डिटेक्ट कर लो और इसकी मदद से फिर आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो इमेजेस इन पर्टिकुलर इमेजेस से ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे यहां पर जो इमेज आपको देखने को मिल रही है इसमें फिर भी एक चांसेस है कि आप उसको 1% आपका मार्जिन एरर रहता है कि यार ये सच में कैंसर है या नहीं है, कुछ मतलब कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं रह गई, और क्रॉस चेक करने के लिए फिर आप बार बार सीटी स्कैन वगैरह करते हो, उससे बचा जा सकता है। इसकी अपेक्षा ये नैनो पार्टिकल्स की मदद से ये जो आपका जो अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट होंगी और उसकी मदद से फिर जो इमेजेस निकल कर आएंगी वो ज्यादा क्लियर इमेजेस होंगी, ज्यादा साफ इमेजेस होंगी। उसमें जो आपका एरर का मार्जिन है और ज्यादा कम हो जाएगा और क्लियर आपको देखेगी पिक्चर उस सेल के ऊपर कि वो कैंसर सेल है या नहीं। आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पूरा का पूरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा एक बार जब ये हाई कॉन्ट्रास्ट की जो इमेजेस आपको मिलेंगी। इससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से डायग्नोज कर पाओगे और उसके बाद में जब ज्यादा बेहतर तरीके से जल्दी डायग्नोज कर लोगे कि ये कैंसर है या नहीं, और अगर कैंसर है तो कौन से स्टेज का कैंसर है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप उसके हिसाब से अपना इलाज चालू कर सकते हो। और नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल कर हो सकता है एक दिन ऐसा भी आ जाए कि कैंसर जो है ये जिस तरीके की परेशानियां आज की तारीख में क्रिएट कर देता है, ठीक होने में इतना नाटक हो जाता है, शायद इतनी इस तरीके की खतरनाक बीमारी ना रह जाए। हो सकता है इसका इलाज जल्दी हो सके, जितना वक्त आज की तारीख में लग रहा है उसकी अपेक्षा मरीज ज्यादा जल्दी रिकवर कर जाए। ये सारी चीजें भी जो है पॉसिबल है अगर ये टेक्नोलॉजी आगे जाकर काम कर जाती है, मगर फिलहाल ये शुरुआती स्टेजेस में है और इसकी जो प्रॉपर्टी है ये बहुत काम की है। अब यहां से जो सवाल बनेगा वो प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस में इसकी संभावना कम है। सवाल ये बनेगा कि अभी हाल फिलहाल साइंटिस्ट ने जो ये नैनो पार्टिकल्स की टेक्निक खोजी है जिससे कैंसर के सेल्स को मारा जा सकता है या कैंसर के सेल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, वो किस पर्टिकुलर एलिमेंट के नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है गोल्ड एंड कैल्शियम सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यह आ सकता है कि गोल्ड और कैल्शियम सल्फाइड का इस्तेमाल कर जो नैनो पार्टिकल्स बनाए गए जिसकी मदद से कैंसर सेल्स को मारना प्लस डिटेक्शन को लेकर नई टेक्नोलॉजी अभी पता
पता चली है, ये किन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं नैनो पार्टिकल्स की। तो ये याद रखना है, हीट जनरेट होती है, लाइट जब भी आप इस पर डालोगे तो हीट जनरेट होती है, उस हीट की जनरेटेड हीट की मदद से कैंसर को मार रहे हैं। और हीट जनरेशन के साथ ही साथ साउंड वेव्स भी जनरेट होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट होती हैं, उसकी मदद से डिटेक्शन हो रहा है। और तीसरी बात कि आज का जो सीटी स्कैन और एमआरआई है उसकी अपेक्षा ये कैसे बेहतर है, पहली बात तो सस्ता है, दूसरी बात यह है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, जल्दी काम करता है, तीसरी चीज यहां पर जो इमेजेस निकल कर आएंगी सीटी स्कैन और एमआरआई की अपेक्षा ज्यादा क्लियर, ज्यादा मैग्नीफाइड इमेजेस है, तो एरर का जो मार्जिन है वो कम हो जाता है, जल्दी आप फैसला ले सकते हो कि कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो किस स्टेज पर है, अकॉर्डिंगली फिर आप उसके अनुसार अपना डायग्नोसिस करने के बाद में आप उसका इलाज शुरू कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आज की जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म या तरीके हैं उसकी अपेक्षा ज्यादा इफेक्टिव तरीका है कैंसर के इलाज के लिए, अगर ये पूरी तरीके से डेवलप होता है तो। चलें, ये हो गई अपनी सेकंड न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 13 सितंबर 2023 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, एंड आपने इससे बेनिफिट भी उठाया होगा। तो इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दूसरे फ्रेंड्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाती है, उनको भी इसके बारे में बताएं। मेहनत करते रहें एंड आगे बढ़ते रहें एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।